नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वर्ल्ड पेज से इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इकोनॉमी पेज से इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया ने भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट जाहिर किया है कि यूके की तरफ से अभी जो नए रूल्स डिक्लेयर किए गए हैं ना, कि कोई भी अगर इंडिया से ट्रैवल करता है यूके की तरफ तो वहाँ पर जो आप कह सकते हो, एक तो पेनल्टी के प्रोविजंस कि अगर कोई प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, जो भी रूल रेगुलेशन अभी डिक्लेयर किए गए हैं यूके की गवर्नमेंट के द्वारा, तो बोलो वो अगर फॉलो नहीं करता है कोई भी इंडिया से जाने वाला बंदा, ठीक है, इंडिया से अगर यूके में कोई जाता है तो उनके ऊपर फाइन ज़्यादा लगाना। दूसरा, कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है, इसको वहाँ पर अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में डाल दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर आप देख सकते हो वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम हैं वो कंडक्ट ही कोविशील्ड के लिए हुए हैं, कोवैक्सीन के लिए इतना नहीं हुआ है। और कोविशील्ड वैसे देखा जाए तो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, वही तो है जो बस इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। फ़र्क इतना सही है कि नहीं? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच में और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उनके बीच में कोलैबोरेशन था। पर वही चीज़ें यूके की गवर्नमेंट ने जो रूल निकाले हैं, तो इसके लिए देखो इंडिया ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट दिया है, विरोध किया है कि आप इस तरीके से करोगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, इसी तरीके के प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे आने वाले जो भी लोग हैं यूके से। ओके, तो ये इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है। बाकी कोवैक्स प्रोग्राम, जिसमें आपको पता है गावी, सेपी और WHO, ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, राइट। जिसमें क्या है, इस प्रोग्राम के तहत जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर अपर मिडिल कैटेगरी वाले जो कंट्रीज़ हैं, वो क्या करेंगे, अपने यहाँ से वैक्सीन की हेल्प प्रोवाइड करेंगे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर वैक्सीन या फिर पैसों की कमी है। ठीक है, तो ये मुद्दा है। इस मुद्दे को मैंने समरी यहीं पे दे दी है, तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे पेज नंबर 2 पे भी न्यूज़ जो है वो केवल यहाँ पे समरी दे देता हूँ। वो ये कि देखो 25 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर जो एग्रीमेंट 2003 का है ना, उसको ऑब्जर्वेंस में लाया गया और अभी तक 7 महीने बीत चुके हैं, 7वां महीना है ये। इसमें अभी तक एक भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक सही चीज़ कंसिडर की जा रही है, आर्मी ऑफिसर के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में कभी कुछ लिखना हो तो काम आने वाली बात है। इसके अलावा राजस्थान स्पेसिफिक एक न्यूज़ देखेंगे अकाउंटेबिलिटी एक्ट से रिलेटेड, और क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक्ट से संबंधित अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, पूरा मुद्दा जानेंगे। राजस्थान स्पेसिफिक है इसलिए सबसे लास्ट में देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके आगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए की तरफ से जो डिफेंस सेक्रेटरी है, मतलब एक तरीके से हमारे तो क्या है, हमारे तो क्या चलती है मोदी सरकार, और यूएसए में आपको पता है चलता है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पर जो भी काम करते हैं ना, मंत्री जो लोग होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन केवल प्रेसिडेंट का होता है। बाकी जो मंत्री के तौर पे जो काम करते हैं ना, जैसे यहाँ पर यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर, हम जिनको बोलेंगे नहीं, बस केवल हमारे राजनाथ सिंह जी के इक्वलेंट कौन है यूएसए में, तो उनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, तो वो है डिफेंस सेक्रेटरी। ओके, वहाँ पर मिनिस्टर नहीं होते हैं, यही डील करते हैं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को। ऐसे में यूएसए में चलता है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाएगा अभी वहाँ पे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे। और हमारे चलती है मोदी सरकार, मनमोहन सरकार, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहाँ पर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, ये दोनों सिस्टम्स आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे अगर एम लक्ष्मीकांत में आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि दोनों में बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है, ज़रूर देखोगे। और ये यूपीएससी का अगर मेंस का सिलेबस देखोगे तो जीएस पेपर 2 में ये प्रोविज़न भी दिया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग को आप कंपेयर करते हो इंटरनेशनली दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके साथ में, तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट का और हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स। जैसे कि हमारे लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव, दैट मीन सरकार जो है अकाउंटेबल है, जवाब देना पड़ता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से वो पावर ही ड्रॉ नहीं करते हैं। तो प्रोविज़न बहुत सारे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। खैर, पॉइंट इतना सही है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर के बातचीत लगातार बनी हुई है इंडिया और यूएस के बीच में। ज़्यादा कुछ यहाँ पे मुद्दा नहीं था, बस कुछ एक दो एडिशनल चीज़ें बतानी थी, वो मैंने बताई। बाकी और आप अगर आपके पास में कुछ और है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, जो देखो कल हमने मैप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कैनरी आइलैंड का। वहाँ पर लावा इरप्शन हो रहा है
लगातार, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा ये मैप लास्ट में, ओके। न्यूज़ भी देख लेंगे। इसके आगे एक्सप्लेन पेज से हम 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल तो है ऑटर के बारे में। ऑटर का नाम है विस्नोनिक्स, ठीक है। ये ऑटर किस तरीके से इंडियन लैंड से माइग्रेट करते हुए पहुंच गया था जर्मनी में और ईस्टर्न अफ्रीका में, पूरी हिस्ट्री जानेंगे क्योंकि फॉसिल मिला है वहाँ पे। इसके अलावा जो स्मार्टफोन्स है उनमें अडेप्टिव रिफ्रेश रेट क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे ज़्यादा आज कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो वाकई में हमें पूरी डिटेल में देखनी है, बस एक बार नज़र डाल देंगे, देखेंगे। एक तो देखो इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ आई है कि इंडिया अभी 2 स्पॉट जंप कर चुका है और इंडिया की करंट रैंक है ना इनोवेशन इंडेक्स में, वो 46 हो चुकी है। और इनोवेशन इंडेक्स डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग अभी हम बात कर रहे हैं, तो वीपो के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है मेनली, ओके, इनोवेशन इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार प्रीलिम्स में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखो मोटी मोटी जो न्यूज़ है ये है ही, बाकी कुछ और बचेगा तो वो और देख लेंगे। आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चलिए देखते हैं जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसको डिटेल में। सबसे पहले हम आ गए सीधा एक्सप्लेन पेज पे, क्योंकि प्रीवियस पेजेस पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए। तो आर्टिकल में मेन हेडिंग है विस्नोनिक्स। ये एक जीनस ऑटर है, ठीक है। ऑटर एक स्पीसी होती है जो जनरली पानी में और लैंड में दोनों जगह सर्वाइव कर सकती है, पर ज़्यादातर इनकी प्रेफरेंस रहती है पानी, ओके। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि साउथ एशिया में जो ऑटर मिलता था वो मिलियन ईयर्स अगो हिमालयन एरिया के अंदर स्पीसी मिली थी, मतलब इसके फॉसिल्स मिले थे इस ऑटर के मिलियन ईयर्स अगो। वो जर्मनी तक कैसे पहुंचा और इसका ट्रैवल करने का तरीका आप देखो, यहाँ से ये मेनलैंड इंडिया है और इंडिया से इस तरीके से ये ओशंस के थ्रू यहाँ पे पहुँच गया, और दूसरा इधर आप देख सकते हो इंडियन ओशन के थ्रू ईस्टर्न अफ्रीका में पहुँच गया, ओके। इन्हीं डिटेल को यहाँ पे बताया हुआ है। तो 12.5 मिलियन साल से 14 मिलियन साल पहले की बात है जब ये ऑटर की जीनस प्रिवेल करती थी जिसका नाम है विस्नोनिक्स, जो कि मेजर रिवर एरियाज में रहती थी सदर्न एशिया में। सदर्न एशिया का मतलब आप जानते हो इंडिया, मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं हम इसको। अब देखो हुआ क्या है कि इसका फॉसिल जो है, इसका जीवाश्म है वो हिमालयन रीजन में तो मिल ही गया था, पर उसके बाद में पता पड़ा है अभी कि जर्मनी में भी इसके फॉसिल्स मिले। इसका मतलब कि ये क्या सिचुएशन थी जिसके बेसिस पे, जिसकी वजह से ये जर्मनी तक भी माइग्रेट कर गया, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पर ये डिस्कवरी हुई है, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसमें जो यूनिवर्सिटी है वो जारागोजा और तुबिंजेन, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ने मिलके, ये अब रिसर्चर यहाँ के थे दोनों के, उन्होंने, तो इनका ये कहना है कि विस्नोनिक्स नेप्टूनी, इसका मतलब हो गया नेपच्यून्स विष्णु। नेपच्यून का जो विष्णु है, मतलब विष्णु भगवान का एक तरीके से वो टैग दे दिया, तो विस्नोनिक्स नेपच्यूनी नाम से जाना जाता है इस ऑटर को। ये स्पीसी 11.4 मिलियन साल पहले हुआ करती थी और मेनली आपको बता ही दिया कि ये हिमालयन रीजन में मिला। इसके अलावा जर्मनी में भी, और इसके फॉसिल्स जो हैं वो ईस्टर्न अफ्रीका में भी मिल गए। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है माइग्रेशन की, या इतनी दूर माइग्रेट कैसे कर सकता है। देखो ऑटर्स मेनली पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। और इनका एवरेज वेट कितना मिलता है, ये अराउंड 10 से 15 किलोग्राम के होते हैं, वेट भी इतना ज़्यादा हैवी वेट नहीं होते हैं ये। और ये एशिया अफ्रीका यहाँ पर मिले हैं, ईस्टर्न अफ्रीका में भी मिले हैं। वहाँ पर फॉसिल जो है वो 12 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 12 मिलियन ईयर्स अगो पुराने मिले हैं, ठीक है। अब ये कैसे गया होगा, लगभग 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब जर्मनी जाने के लिए आज का अगर मैप देखें तब तक तो देखो हमारे यहाँ पर बीच में, इंडिया और जर्मनी के बीच में केवल कैस्पियन सी और एक आता है ब्लैक सी, ये 2 ही ओशंस आते हैं। बाकी इधर इंडियन ओशन से होते हुए रेड सी होते हुए जाना ये मुश्किल है। तो बात हो कब की रही है, 12.12 मिलियन ईयर्स अगो, जबकि जिस टाइम पर मतलब आप देखो कि आल्प्स माउंटेन्स और जो ईरान में एल्ब्रस माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स नहीं बन पाए थे। यहाँ की बात हो रही है, आप देखो आल्प्स माउंटेन्स यहाँ पे है और ईरान में जो एल्ब्रस माउंटेन्स है वो यहाँ पर है, ओके। तो ये माउंटेन्स नहीं थे और यहाँ पर एक वाटर बॉडी थी, बड़ी ओशन था, उसके थ्रू ये ऑटर्स माइग्रेट करके और वहाँ पे पहुँच गए। और सेम चीज़ इंडियन ओशन से होते हुए ईस्टर्न अफ्रीका में भी पहुँच गए, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा कि अभी रिसेंटली अगर क्वेश्चन ही बन जाए विस्नोनिक्स नेपच्यूनी,
ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये क्या है? ये ऑटर की स्पीसी है जो कि 12 मिलियन ईयर्स अगो हुआ करती थी। मेनली तो पहले तो इसके फॉसिल्स मिले थे हिमालयन रीजन में, फिर जर्मनी में मिल गए, तो और ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में भी इसके फॉसिल्स मिले हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है योर स्मार्टफोन एंड इट्स एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। देखो इसमें मुद्दा क्या है, स्मार्टफोन में आप स्क्रीन चला रहे हो, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते टाइम पर आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में दिखाई देता है कि हाँ एक वीडियो जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ, स्क्रीन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पर पेन चला रहा हूँ, तो वो आपको क्या दिखता है, कंटिन्यू दिखाई देता है। बट अगर देखा जाए ना, तो ये एक सीक्वेंस में बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो एक के बाद में एक चलती रहती है। आपने कभी सिनेमा हॉल में ध्यान दिया हो तो वहाँ पर जो रील चलती है, ठीक है, जो पिक्चर चलती है, इमेजेस हैं स्क्रीन पे जो दिखाई जाती है, वो एक क्या होती है कि 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स एक साथ चलती हैं। जैसे मूवीज़ की बात करते हैं, मतलब 24 इमेजेस को आप एक साथ 1 सेकंड के अंदर दिखा दो, एक के बाद में एक, तो यूँ लगता है कि मूवमेंट हो रहा है कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो फ्रेमिंग होती है। तो पॉइंट यहां पर जो निकल के आता है वो कुछ ऐसा है कि 1 सेकंड में एक पिक्सल, जैसे ही आप स्क्रीन देखोगे कभी नोटिस करो तो इसमें एकदम बारीक डॉट से दिखाई देते हैं, एकदम बारीक डॉट से, और वो लगातार ब्लिंक करते रहते हैं। ब्लिंक करने की जो रेट है वो, और साथ में ये जो फ्रेम है इसको चेंज होने की जो रेट है, इन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो रिसेंटली आईफोन का जो 13 प्रो लॉन्च हुआ है ना, इसमें आप देख सकते हो जो रिफ्रेश रेट है ये 120 हर्ट्ज की है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर 120 बार रिफ्रेशमेंट आएगा एक स्क्रीन के ऊपर। ये प्रोविज़न इसमें अभी मतलब इस नए एप्पल के नए फ़ोन में रखा हुआ है। तो ये एक प्रो मोशन है। प्रो मोशन का मतलब जैसे आप स्क्रीन अभी देख रहे हो, तो इस टाइम पर रिक्वायरमेंट बहुत कम फ्रेम्स की है आपको, और कम से कम रिफ्रेशमेंट की है, क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल स्टेबल है। और यहीं पर अगर आप कोई पबजी या कोई सुपर मारियो कोई गेम खेल रहे होते, तो उस टाइम पर स्क्रीन रेट बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज करनी होती है। तो ऐसे में कम से कम स्क्रीन रेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन में रिफ्रेशमेंट आए, उसके लिए वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो है वो फिक्स की गई है, इसीलिए इसको बोल दिया एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। अब देखो रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है। आप टीवी, पीसी मॉनिटर या स्मार्टफोन आप डिवाइस यूज़ करते हो, और उस पर आप देखो डिस्प्ले जो होता है, ये डिस्प्ले छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइडेड होता है, हज़ारों की तादाद में, मतलब काउंटिंग फिक्स रहती है। तो ऐसे में लगभग बहुत सारे पिक्सल्स यहाँ पे होते हैं, और वो पिक्सल्स हैं वो ही फिर अपनी ब्लिंकिंग करके और फिर बाद में आपको मोशन के तौर पे दिखाते हैं, राइट। तो रिफ्रेश रेट जो है इसका मतलब हो गया कि एक बार में जो स्क्रीन है वो कितनी बार अपडेट हो रही है 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितनी बार स्क्रीन जो है वो अपडेट हो रही है आपके सामने, जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है वो। और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, दैट मीन्स कि 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेशमेंट हो रहा है। तो ऐसे में जो HD TV आप घरों पे यूज़ करते हो उसमें देखो 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होती है, जबकि आईफोन में आप देख सकते हो आईफोन 12 सीरीज जो है इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ 60 हर्ट्ज का ही आपको दिखाई देगा, जो भी करंटली अवेलेबल है मार्केट में। आईफोन 13 में जो है 120 रिफ्रेश रेट हो चुकी है, मतलब 1 सेकंड में 120 बार ये स्क्रीन जो है आईफोन की वो रिफ्रेश हो सकती है, ये है। और मैक्सिमम 120 है, मिनिमम और भी है, रेंज देखेंगे आगे। इसका मतलब हो गया कि एक स्क्रीन 120 बार रिफ्रेश करेगी आईफोन 13 में। अब रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या हो गया कि इमेज जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, वो कितनी बार फ्लैश कर रही है, दैट मीन्स रिपीटेडली दिखाई दे रही है कि नहीं आपको, कंटिन्यूअस बेसिस पे, है कि नहीं। अब इसके अलावा आप देख सकते हो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ह्यूमन आई जो है वो देख सकती है 30 से 60 फ्रेम्स 1 सेकंड के अंदर। अगर आपके सामने स्क्रीन में 1 2 3 इस तरीके से 30 से 60 फ्रेम्स निकल जाए ना लगातार, तो उनको आप देख सकते हो और एक वीडियो के तौर पे आपको दिखाई देगा वो। पर अगर उससे ज़्यादा हो गया तब थोड़ी सी मुश्किलें होने लग जाएगी, और फिर हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देंगे जो 30 से 60 की रेंज में आ जाती है, ठीक है। जैसे आप देखो कोई वीडियो शूट करते हो स्मार्टफोन से, तो नॉर्मली 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से चलता है, ओके। तो एक तरफ तो देखो हो गया क्या, रिफ्रेश रेट, दैट मीन्स जो एक स्क्रीन है उसमें ही पिक्सल्स कितनी बार रिफ्रेश हो रहे हैं। एक हो रही है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट का मतलब हो गया कि 1 सेकंड के अंदर कितनी फ्रेम्स इधर से इधर जा रही है। मतलब हो गया कि एक मूवी अगर आप देखते हो ना, तो वहां पर 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स वहां पे मूव होती है। जैसे एक पिक्चर है,
यहाँ पर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे दिखा दिया, फिर दूसरी पिक्चर जैसे ही मूव होके आएगी वो इंडिविजुअल यहाँ पे आ जाएगा, तीसरी में यहाँ, चौथी में यहाँ, पांचवी में यहाँ, छठी में यहाँ, और अब लगातार अगर ये तीनों सारी पिक्चर्स एक साथ दिखा दी तो आपको ये बंदा चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेम रेट, राइट। तो ऐसे में 24 फ्रेम रेट्स के ऊपर आप मूवी देखते हो। तो ओवरऑल मुद्दा जो है वो ये कि पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करना, और इंप्रूव करने के लिए क्या किया कि जो रेंज है पिक्चर की, जो अडेप्टेबिलिटी है उसको चेंज करना। एक तो इससे क्या होगा, फास्टर रिफ्रेशमेंट आ जाएगा, 120 बार अगर एक स्क्रीन रिफ्रेश होगी तो उस पिक्चर की क्वालिटी आपको इंप्रूव होती दिखेगी। दूसरा, वहां पर फ्रेम रेट है वो हम देखते हैं 24 के लगभग अगर स्टैंडर्ड है, तो एक वीडियो है, वीडियो एक जो अलग अलग पिक्चर्स हैं वो एक वीडियो की तरह चलती दिखाई देगी। तो ऐसे में रिफ्रेश रेट और दूसरी हो गई आपकी फ्रेम रेट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। यहां पर एक मैं हाईलाइट करना भूल गया था आर्टिकल, वो है ब्राइब रिलेटेड केस चल रहा है कि अमेजोन के जो लोग हैं, अमेजोन के जो लीगल पर्सनल्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दी है और ये मुद्दा इन्वेस्टिगेट हो रहा है। इंडिया में भी एग्जीक्यूटिव जो है वो अलर्ट हो चुके हैं और करप्शन के चार्जेस जो लग रहे हैं उनके बेसिस पे यूएसए में भी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत ऑनलाइन रिटेलर अमेजोन खुद अपने लीगल पर्सनल्स के अगेंस्ट में, वो एक तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ठीक है, तो ये अपने आप में अब बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर इंडिया में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने अमेजोन मतलब अमेजोन के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ब्राइब दी है अपने आप को सेव करने के लिए या खुद की प्रमोशन को हसल फ्री कराने के लिए या फिर ऑब्स्टेकल फ्री कराने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर ई गवर्नेंस है उसमें भी इस तरीके के इश्यूज आने लग गए हैं। एक तरफ हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर करप्शन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आने लग जाती है, एक सिस्टम प्रॉपरली एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। पर अभी आप देखो, एक तरफ तो काउंटर पार्ट कॉरपोरेट सेक्टर है ना, वहाँ से भी ब्राइब के केसेज आने लग गए हैं। तो यहाँ पर देखो मुद्दा थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो कंपनी के जो लीगल कंसल्टेंट हैं उनके ऊपर आप कह सकते हो कि अमेजोन मतलब अंदरूनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये विसल ब्लोअर्स ने अपनी तरफ से हाईलाइट किया है मुद्दा। विसल ब्लोअर का मतलब कि ये मुद्दा छुप छुपा के चल रहा था और कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दी कि अमेजोन प्लेटफॉर्म पे ये कार्रवाई हो रही है, तो इनको आप थोड़ा कर्व करो। तो ये मुद्दा है सारा का सारा, इसी को समझाया जा रहा है कि कितने की ब्राइब दी, क्या था। पर यह है कि ई गवर्नेंस पे कभी लिखने को मिले तो अमेजोन के जो लीगल पर्सनल्स हैं उन्होंने भी ब्राइब देने की कोशिश की। ये अपने आप में ई गवर्नेंस के लिए एक मुश्किल भी है, क्योंकि फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉब्लम भी आएगी, और जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन पे तो देखो लगाम लगनी चाहिए। इसीलिए तो हम एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, इसीलिए पेपर 4 एडेड है। तो ये था मुद्दा। इसके आगे फाइनल जो आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम राजस्थान, नो अकाउंटेबिलिटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एक्ट या लॉ। देखो टाइमलाइन सिंपल से ऐसी है कि 2015 में जवाबदेही यात्रा निकाली जाती है राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से, और डिमांड ये की जाती है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। फिर 2016 में एसआर अभियान आता है जिसमें पहली बार एक ड्राफ्ट बिल तैयार होता है अकाउंटेबिलिटी बिल के लिए। ठीक है, फिर आप देखो ये ड्राफ्ट बिल जैसे ही आता है तो 2018 के जो असेंबली इलेक्शंस थे ना, उसके जस्ट पहले ये बिल लाया जाता है, जो कि फिर बाद में इसलिए था कि सरकार, वसुंधरा राजे सरकार थी इस टाइम पे, फिर कोई भी अगर सरकार अगर आती है तो फिर उनको इस कानून के फॉलो करना पड़ेगा। पर फिर वही बात है कि वो कानून जस्ट पहले लाया जाता है और वो होल्ड पे ही रह गया, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। फिर 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने एसआर अभियान जो है वो ड्राफ्ट बिल, अशोक गहलोत अभियान नहीं, इससे पहले आप देखो एसआर अभियान है वो अपना ड्राफ्ट लेकर के आती है। 2018 का जो ड्राफ्ट था ना वो तो देखो सरकार खुद लेकर के आती है। अब एसआर अभियान जो है वो लेकर के आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिल का ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राम लुभाया की लीडरशिप में एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसमें यह था कि एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल को लेकर के। और 2020 में राम लुभाया कमेटी अपने रिकमेंडेशंस के साथ में आई, पर अभी तक भी उन रिकमेंडेशंस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मुद्दे की शुरुआत जो होती है वो कुछ एनेक्डोट्स से हैं कि दापू देवी जो कि राजसमंद की भीम से बिलोंग करती हैं,
उनको नरेगा के 92 डेज हो गए थे और ऐसे में 16,651 रुपये उनको मिलने चाहिए थे, उनके अकाउंट में आने चाहिए थे। पर एक क्लर्क ने उनके अकाउंट नंबर में जब डिजिट एंट्री की जो नरेगा में पेमेंट के लिए, तो वहाँ पर एक डिजिट चेंज हो गया और पता पड़ा कि वहाँ से वो पैसा दापू देवी के अकाउंट की बजाय दूसरे के अकाउंट में चला गया। तो ऐसे में वो बंदी अपनी डिमांड, अपने राइट्स के लिए, अपने पैसे के लिए जब चक्कर काटना शुरू हुई तो पता पड़ा कि ग्राम विकास अधिकारी, दैट मीन्स जो ग्राम सेवक होते हैं, उनका ये कहना है कि भूल जाओ दापू देवी जी, आपके पैसे अब नहीं आएंगे। एक तो ये केस, इसी तरीके से संतोष देवी का भी केस आ गया। तो मुद्दा क्या है पर दापू, संतोष, गीता ये इतनी मेहनत करके पैसा कमाती है और उनके लिए पैसे, उनका पैसा आप इधर से उधर कहीं भेज देते हो, और वो भी क्लैरिकल गलतियों की वजह से। उनकी कोई गलती नहीं है इंडिविजुअल्स की, ऑफिशियल्स की गलती है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जिम्मेदारी है कि नहीं सरकार पे। इसीलिए डिमांड की जा रही है कि भाई कैसे भी करके आप एक अकाउंटेबिलिटी एक्ट लेकर के आओ। देखो हमारे यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अवेलेबल है, राइट टू एजुकेशन एक्ट अवेलेबल है, राइट टू हियरिंग एक्ट भी अवेलेबल है, पर राइट टू अकाउंटेबिलिटी की बात है ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जवाबदेही कौन फिक्स करेगा, तो बोलो उसकी डिमांड हो रही है, वो होना चाहिए। तो शुरुआत होती है देखो 2016 से। उस टाइम पे गवर्नमेंट थी बीजेपी की और ऑपोजिशन में कांग्रेस बैठती थी। तो कांग्रेस ने राजस्थान ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल, इसको सपोर्ट देने की शुरुआत कर दी थी। फिर जवाबदेही यात्रा 100 दिन की निकलती है 33 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के, और उसमें यह था कि भाई जब हमारे पास में इतने अधिकार अवेलेबल है तो अकाउंटेबिलिटी का राइट क्यों नहीं है जी। ठीक है, अब चाहे फिर वो प्रोग्राम नरेगा से संबंधित हो, राशन से संबंधित हो, पेंशन हो, हेल्थ सिक्योरिटी, कोई भी अगर सोशल सिक्योरिटी कोई भी अगर हो, तो वहाँ पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो आप देखो वहाँ पर सचिन पायलट उस टाइम पे कांग्रेस की जो कमेटी थी, प्रदेश कमेटी, उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने वसुंधरा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बनाया। फिर पता पड़ा कि 2018 में वसुंधरा गवर्नमेंट का जब टेन्योर एंड हो रहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपनी तरफ से, कांग्रेस ने भी बोल दिया और इधर से भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो सरकार जो थी उन्होंने भी अपनी तरफ से बिल ला दिया। फिर रिजल्ट ये निकलता है कि वो बिल पारित हो नहीं पाता, लटक जाता है वहीं की वहीं। फिर आप देख सकते हो 2019 में द सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, एसआर अभियान इसको बोला जा रहा है, ये अपनी तरफ से एक राजस्थान पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिल का ड्राफ्ट तैयार करते हैं 2019 में। अब ये जो बिल है इसमें प्रोविजन क्या था कि एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, दैट मीन्स कि अगर कोई भी ऑफिशियल, गवर्नमेंट का ऑफिशियल ढंग से काम ना करे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये बात बोली गई एसआर अभियान के जो ड्राफ्ट था, बिल का ड्राफ्ट था उसमें। पर इसमें ऑपोजिशन आ गया कुछ ब्यूरोक्रेट्स का कि भाई, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर रेड टेपिज्म ना बहुत मुश्किलें पैदा करता है। इसका ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट कर दोगे तो बोले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाती है। फिर बात आ जाती है गहलोत सरकार की, क्योंकि 2019 में गहलोत सरकार कॉन्स्टिट्यूट हो ही जाती है। तो सरकार जैसे ही आती है तो इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की आईएएस ऑफिसर राम लुभाया की लीडरशिप में, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, कि भाई आप एक बार ये जो एसआर अभियान के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया अकाउंटेबिलिटी बिल का, एक बार आप उसको रिव्यू करो। और उन्होंने फिर बाद में चेक किया और ये पता किया कि हमारे पास में राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 और द राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012, ये दो एक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और जबकि ये जो तीसरा एक्ट है अकाउंटेबिलिटी, उस एक्ट के प्रोविजन को चेक किया, ये तीनों एक्ट हो गए, एक का तो ड्राफ्ट हो गया एसआर अभियान का और दो ये हो गए। तो इस कमिटी ने क्या रेकमेंड किया, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये कि बोले 2011 के एक्ट को और 2012 के एक्ट को आप स्क्रैप कर दो, केवल ये अकाउंटेबिलिटी बिल है इसी को आप पास कर दो, इसी में थोड़ा अगर आपके हिसाब से चेंजेस लाना चाहो। क्योंकि 2011 का एक्ट आया था, किस लिए आया था कि आप गारंटी डिलीवरी दोगे पब्लिक सर्विसेज की। अब आप देखो कि इस एक्ट के आने के बावजूद भी बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। दैट मीन्स कोई गारंटी नहीं है, अगर कोई भी सरकारी दफ्तर में जाके कुछ सर्विसेज एक्सेस करना चाहे तो उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कोई वहां पर एंटरटेन नहीं कर रहा है।
इसके अलावा 2012 में जो कानून आया था उसमें भी आप देखो इंप्लीमेंटेशन सरकार बिल्कुल सीरियसली नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बहुत पुअर इंप्लीमेंट कर रही है। तो बोले इन दोनों को ही हटा दो। राम लोभाया कमेटी ने क्या बोला कि भाई इन दोनों को आप रिपील कर दो, और ये जो नया अकाउंटेबिलिटी बिल है ना, इसमें देखो 22 इश्यूज के ऊपर ये लॉ बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट को कवर करते हुए है। तो इसको आप इंप्लीमेंट कर दो, जिसके अंदर रिड्रेस आर्किटेक्चर उसके बारे में बताया हुआ है, 15 दिन की सुनवाई की बात भी की जा रही है, ऑटोमेटिक एस्केलेशन की कहाँ पर कितना क्या है अप्रोच होगी सुनवाई की, और जो सुनवाई की और जो जुरिस्डिक्शन जो वर्डिक्ट देना है उसकी, फर्स्ट और सेकंड अपील का प्रोविजन भी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन भी है। बोले ये सारी चीजें जो है ना, ये या तो 2012 के एक्ट में या 2011 के एक्ट में, पर इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो कि इस अकाउंटेबिलिटी ड्राफ्ट बिल के अंदर एसआर अभियान ने दिए हैं। तो बोले इस एक्ट को अगर पारित कर दिया जाए ना तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि देखो 2012 का एक्ट है, उसमें देखो हियरिंग कहां पे होती है, ब्लॉक लेवल पे, जबकि ये जो अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया गया ना, इसमें ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत तीनों लेवल के ऊपर सुनवाई की बात की जा रही है। अगर कोई भी पीड़ित है तो उसकी सुनवाई अच्छे से हो। तो देखो 2011 का एक्ट है ना, वो तो केवल गारंटी देता है कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज की, ठीक है। तो ऐसे में जो प्रपोज्ड एक्ट है एसआर अभियान का, उसके अंदर तो बहुत सभी जो सर्विसेज है वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो लुभाया कमेटी है, उन्होंने बोला कि जो डेजिग्नेशन हम ये फिक्स कर रहा है, जो ये प्रपोज्ड ड्राफ्ट बिल है अकाउंटेबिलिटी बिल, बोलो उसमें ग्रीवेंस रिड्रेस ऑफिसर्स है ना, वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत तीनों लेवल पे स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो बोलो इससे क्या होगा कि वो नॉर्मल अपने लोकल लेवल पे भी इशू को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि देखो अक्टूबर 12 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, बोला उसी दिन हम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर दें। और ये जो एक्ट है, जो ड्राफ्ट दिया गया एसआर अभियान के द्वारा, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं राजस्थान पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिल 2019, इस ड्राफ्ट को ध्यान से रखते हुए और राम लुभाया कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिल तैयार करके और पास करवा दिया जाए। और ये 2011 और 2012 के जो एक्ट्स हैं ना, ये तो बिल्कुल भी यूजलेस हो चुके हैं, इनको यूज ही नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ये अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यही चीज़ के लिए देखो यहाँ पर डिमांड की जा रही है। ये देखो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, एक का नाम तो है अरुणा रॉय, एक है निखिल डे, ठीक है। तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जयपुर में। ओके, तो ये है पूरा मुद्दा, डिटेल में हमने जाना, डिस्कशन में भी इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक लास्ट में इंफॉर्मेशन मैं बताना भूल गया, कल का जो वीडियो होगा 22 सितंबर 2021 का, जो शाम वाला वीडियो है न्यूज़ वाला, वो हो सकता है आपको बहुत लेट मिले या फिर ना मिले, तो प्लीज़ आप एक बार खुद से पढ़ लेना। मैं न्यूज़पेपर डेफिनेटली शेयर कर दूंगा टाइम पे ही, ओके। बट मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़रूर बनाऊं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से मैं कहीं जा रहा हूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको पता है मैन पावर की थोड़ी शॉर्टेज है। बाकी आप कोऑपरेट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बीच में भी मैं गया था, अभी अगस्त के टाइम पे भी 4-5 के ऑलमोस्ट 6-7 दिन के लिए वीडियो मिस था। पर चलिए, आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए, आपको मैं डेफिनेटली पेपर शेयर कर दूंगा, और कोशिश ये रहेगी कि वीडियो बनाऊँ मैं, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।